सो लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को दिया था अबाउट इम्यूनोग्लोबुलिन्स, कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती क्या हैं। ठीक है, ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपके पास इम्यून प्रोटीन्स हैं। दीज आर इम्यून प्रोटीन्स जिनको कुछ स्पेसिफिक किस्म के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड द नेम ऑफ दीज सेल्स प्लाज्मा सेल्स। यानी किसी फॉरेन मटेरियल या एंटीजन के रिस्पॉन्स में आपके ये प्लाज्मा सेल्स कुछ प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं जो कि इन एंटीजेंस को प्लाज्मा में से रिमूव कराने में हेल्प करेंगी, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में हेल्प, एंड द नेम ऑफ दीज प्रोटीन्स आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक, इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स के अगर हम जनरल स्ट्रक्चर को देखते हैं, इसमें आपके पास दो तरह की चेन्स हैं। लाइक ये एक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है जिसमें टोटल नंबर ऑफ चेन्स कितनी है, 4, और इन 4 चेन्स में से 2 चेन्स आपके पास आइडेंटिकल हैं, एंड दीज 2 चेन्स आर हैवी चेन्स। यानी 2 आइडेंटिकल आपके पास हैवी चेन्स होंगी और 2 आइडेंटिकल आपके पास कौन सी चेन्स होंगी, लाइट। ठीक है, हैवी चेन्स आपस में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, और हैवी और लाइट चेन के दरमियान भी जो कनेक्शन है वो कौन सा कनेक्शन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक, नेक्स्ट हमने ये देखा था कि आपके पास ये जो लाइट और हैवी चेन्स हैं, इसमें फर्दर कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि कांस्टेंट हैं, कंजर्व्ड हैं, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि चेंज होते रहते हैं। और एक्चुअली ये जो आपके पास चेंज होने वाले रीजन्स हैं, ये चेंज किस बेस पे होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। एंटीजन मल्टीपल टाइप्स की होती है ना, डिफरेंट पैथोजेंस आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं। सो हर पैथोजन को बाइंड करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए सेम एंटीबॉडी यूज नहीं हो सकती। एंटीबॉडी के अपने स्ट्रक्चर में भी कुछ ऐसी स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए ना, जिसके थ्रू वो एंटीजन को रिस्पॉन्ड करती है, उसके साथ बाइंड करती है। सो ये जो आपके पास वेरिएबल रीजन है, दिस रीजन विल रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर एंटीजन, उसके साथ बाइंड करेगा। सपोज ये एंटीजन है, यहाँ पे एंटीजन बाइंड करेगी, और ये एंटीजन किसी दूसरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं कर सकती, बिकॉज इसका जो कम्प्लीमेंट्री या इसके लिए जो स्पेसिफिक रीजन है वो इस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के पास अवेलेबल है। ठीक है, सो जब भी ये पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर होगा, दिस टाइप ऑफ एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड, जो कि इस एंटीजन को क्या करेंगी, बॉडी से बाहर सिक्रिएट आउट करेंगी। सो सिंपल ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट है, ये एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट चेंज हो सकता है। ये एक एंटीबॉडी का दूसरी एंटीबॉडी से डिफरेंट होता है, बट ये जो आपके पास रीजन है एफसी पोर्शन, ये ऐसा रीजन है जिसके थ्रू कोई एंटीबॉडी फर्दर इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है। यानी आपके पास सपोज ये एक एंटीबॉडी है, ठीक है, ये इसकी लाइट और हैवी चेन, ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया। ये एंटीबॉडी इस टाइम कहाँ पे प्रेजेंट है, प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में सपोज कोई एंटीजन भी अवेलेबल है, ये एंटीजन है। सो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है। सो ये क्या करेगी, इट विल बाइंड विद दिस एंटीजन। ये आपके पास एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गए। अब ये वाला पोर्शन आपके पास है एफसी पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी, और आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है। आपकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं मैक्रोफेजेस। इन मैक्रोफेजेस के पास ये ऑप्शन होती है कि ये किसी भी जो कॉम्प्लेक्स है, लाइक एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स है जिसके साथ एंटीजन अटैच है, उसको इनगल्फ करते हैं और एंटीजन को क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। लेकिन ये किस तरह से इनगल्फ करेंगे, इनकी सरफेस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, एंड दीज रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एफसी रिसेप्टर्स। यानी जब आपकी एंटीबॉडी एंटीजन के साथ बाइंड करेगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनाएगी, इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के बाद दिस पोर्शन ऑफ एंटीबॉडी विल इंटरेक्ट विद द एफसी रिसेप्टर ऑफ मैक्रोफेजेस, और इस रिसेप्टर की मदद से ये कॉम्प्लेक्स किसके अंदर एंटर हो जाएगा,
मैक्रोफेज सेल के अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। और मैक्रोफेज फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एंटीबॉडी, चूंकि इनका अपना स्ट्रक्चर है इसलिए उसको ब्रेक नहीं करेंगे, ये आपकी बॉडी का अपना स्ट्रक्चर है जिसको इसने खुद से सिंथेसाइज करवाया, बट ये जो फॉरेन पार्टिकल है एंटीजन, उसकी ये क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। सो इस तरह से ये एंटीजन ब्लड में से या प्लाज्मा में से क्या होती जाएगी, रिमूव होती जाएगी। सो ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो एंटीबॉडी है इसके दोनों रीजन्स इंपॉर्टेंट हैं। एक रीजन एंटीजन के साथ बाइंड करता है और दूसरा रीजन उस एंटीजन को रिमूव करने के लिए यूज होता है, यानी ये आपकी बॉडी के जो बाकी इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करता है, जो कि इस एंटीबॉडी को इस एंटीजन से क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, उस एंटीजन के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देते हैं और एंटीबॉडी जो है वो फ्री हो जाती है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर पॉइंट कि आपके पास जो है वो इन इम्यूनोग्लोबुलिन या एंटीबॉडीज की टोटल कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, और इनके फंक्शंस क्या हैं। नॉर्मल फंक्शंस ऑब्वियसली जब हमें किसी चीज़ के पता चल जाए तो तब हम उसे डिजीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नॉर्मल फंक्शंस पता होने चाहिए कि ये इम्यूनोग्लोबुलिन कितनी टाइप्स के हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक चीज़ कही थी कि हम मोस्टली एंटीबॉडीज़ को उनकी हैवी चेन की टाइप की बेस पे 5 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लाइक अगर उनके अंदर अल्फा टाइप ऑफ हैवी चेन प्रेजेंट है तो उन एंटीबॉडीज़ को हम इम्यूनोग्लोबुलिन ए कहते हैं। अगर गैमा टाइप ऑफ हैवी चेन प्रेजेंट है तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन जी होगी। सिमिलरली अगर डेल्टा टाइप ऑफ एंटी हैवी चेन प्रेजेंट है तो ये आपके पास डी, एप्सिलॉन फॉर ई एंड म्यू फॉर एम, यानी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ हैवी चेन जो कि आपकी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, आप अपने इस एंटीबॉडी को 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए, जी, डी, ई एंड एम। इन 5 टाइप्स में से जो पहली टाइप है आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर की तरफ पहले हम देखते हैं। ये एक ऐसे आपके पास एंटीबॉडी है जो कि नॉर्मली इम्यूनोग्लोबुलिन है, जो कि मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। दिस इज मोनोमेरिक फॉर्म, विच मीन्स इज कि इस केस में आपके पास इस एंटीबॉडी का इस तरह का स्ट्रक्चर होगा इंडिविजुअल। देयर आर सम एंटीबॉडीज जो कि डाइमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, पेंटामेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, विच मीन्स कि उसमें आपके पास जो है वो टोटल 5 एंटीबॉडीज एक क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। अगर डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो इट मीन्स कि 2 एंटीबॉडीज एक क्लस्टर की फॉर्म में प्रेजेंट है। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं एक ऐसी एंटीबॉडी की बात कर रही हूँ जो कि मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, विच मीन्स कि ये इंडिविजुअल फॉर्म में प्रेजेंट रहेगी। इस तरह से स्ट्रक्चर इसका मोनोमेरिक है। और नेक्स्ट आप देख लें कि इसकी लोकेशन क्या हो सकती है, यानी बॉडी में किस किस जगह ये प्रेजेंट हो सकती है। सो मोस्टली इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज में एग्जिस्ट करती है। इस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके पास प्लाज्मा भी आ सकता है, ब्लड प्लाज्मा, और इसमें आपके पास जो है वो ब्लड सेल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। लाइक मैक्रोफेजेस या फिर डिफरेंट जो सेल्स हैं उनकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी सरफेस के ऊपर कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज जब रिकॉग्नाइज करती हैं किसी एंटीजन को तो वो एंटीजन इसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है, डिस्प्ले होती है। इन सेल्स को आप कहते हो कि दीज आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो आप कह सकते हो कि इस केस में जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी है ये या तो सिक्रेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होगी इन ब्लड प्लाज्मा, या फिर आपका जो ब्लड सेल्स हैं उनमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की सरफेस के ऊपर ये एंटीबॉडी एग्जिस्ट कर सकती है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। नेक्स्ट हम आते हैं इसके फंक्शन की तरफ।
कि ओके अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में प्रेजेंट है तो वहाँ पे इसका फंक्शन क्या है। एक तो इसका फंक्शन ये है कि ये किसी भी किस्म के टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करती है, ठीक है, और दूसरी तरफ ये एक्टिवेट करती है कंप्लीमेंट सिस्टम को। अब जब भी मैंने कंप्लीमेंट सिस्टम की बात करनी है आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, जैसे अभी मैंने मैक्रोफेजेस की बात की है ना, ये भी कंप्लीमेंट सिस्टम से बिलोंग करते हैं। ये आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कुछ सेल्स जो हैं ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस को इनगल्फ करते हैं और एंटीजन को डिग्रेड कर देते हैं। सो मैक्रोफेजेस दे आल्सो बिलोंग टू द कंप्लीमेंट सिस्टम, ठीक है। सो इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी एक मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करने वाली एंटीबॉडी है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एग्जिस्ट करती है और वहाँ पे ये न्यूट्रलाइज करती है टॉक्सिन्स को और एक्टिवेट करती है कंप्लीमेंट सेल्स को। एक और इस स्पेसिफिक एंटीबॉडी की यूनिक प्रॉपर्टी है कि आपके प्लाज्मा में जितनी भी एंटीबॉडीज हैं उसमें से सिर्फ ये एक ऐसी एंटीबॉडी है विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर के प्लाज्मा से ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाती है और इवन जो फीटस के अंदर अगर कोई टॉक्सिन या इस किस्म का कोई कंपोनेंट है तो फीटस को भी जो है वो ये इम्यून रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। सो ये एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि एग्जिस्ट करती है प्लाज्मा में, वहाँ पे रेगुलेट करती है फॉरेन मॉलिक्यूल्स की जो कंसंट्रेशन है उसको उनको न्यूट्रलाइज करती है और इवन प्लेसेंटा को क्रॉस करके जो न्यू बॉन्ड्स हैं उनको भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ एंटीबॉडी, दिस इज इम्यूनोग्लोबुलिन ए। इम्यूनोग्लोबुलिन ए आपके पास एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कभी भी ये इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ये आपके पास इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। दिस इज वन मॉलिक्यूल और यहाँ पे आपके पास जो है सेकेंड मॉलिक्यूल, ठीक है। सो यहाँ पे डाइमेरिक होने की वजह से इसकी वैलेंसी भी इंक्रीज हो रही है। वैलेंसी मीन्स नंबर ऑफ एंटीजेंस जिनके साथ ये बाइंड कर सकती है। जैसे आप यहाँ पे अगर इस एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को देखें तो ये कितनी एंटीजेंस के साथ बाइंड कर सकती है, 2 एंटीजेंस के साथ, यानी नॉर्मल मोनोमेरिक एंटीबॉडीज की वैलेंसी कितनी होती है, 2। लेकिन यहाँ पे आपकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। इट मीन्स कि एट अ टाइम ये एंटीबॉडी मैक्सिमम ऑफ 4 एंटीजेंस को रिस्पॉन्ड कर सकती है, उनको क्लियर कर सकती है, उनको रिमूव कर सकती है फ्रॉम सैंपल जिसमें ये एग्जिस्ट करती है। तो ये डाइमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। अब इसकी लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। ये भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एग्जिस्ट करती है, लाइक प्लाज्मा वगैरह में भी प्रेजेंट होगी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ आपने कुछ सेल्स में इसको ऑब्जर्व किया था ना। लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन ए एक ऐसी एंटीबॉडी है जो कि सिक्रीशंस में भी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल सलाइवा, टीयर्स, ब्रेस्ट मिल्क, और म्यूकस, यानी आपकी बॉडी की जितनी सिक्रीशंस हैं उनके अंदर भी ये प्रेजेंट होती है और वहाँ पे इसकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, एंटी माइक्रोबियल, यानी किसी भी किस्म का जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके चांसेस को रिड्यूस करती है, ठीक है। जैसे टीयर्स हैं आपकी आइज़ में, तो चूंकि डायरेक्टली ये एक्सपोज होती हैं एनवायरनमेंट में, बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, तो ये एंटीबॉडीज़ वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं जो कि इन्फेक्शन के चांसेस को क्या करती हैं, कम करती हैं। तो ये सेकेंड टाइप ऑफ एंटीबॉडी है जो कि आपके प्लाज्मा में एग्जिस्ट कर सकती है, जिसको कौन बनाता है, प्लाज्मा सेल्स। थर्ड एंटीबॉडी मैं डिस्कस करने जा रही हूँ इम्यूनोग्लोबुलिन डी। ये भी मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब है इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 2। और ये नॉर्मली एग्जिस्ट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्लस कुछ सेल्स की मेम्ब्रेन्स के ऊपर भी।
अगेन वो सेल्स आपके पास उसी तरह के हो सकते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे इम्यूनोग्लोबुलिन जी में। सो इम्यूनोग्लोबुलिन डी अगेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसमें प्लाज्मा आपकी जो सिक्रीशन है उसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती है, सेल मेम्ब्रेन में एग्जिस्ट कर सकती है। और कौन से सेल्स नॉर्मली ऐसे हैं जिनके ऊपर ये प्रेजेंट होती है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में स्पेसिफिकली बी सेल्स, ठीक है। यानी बी सेल्स समटाइम्स इस एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करके अपनी सरफेस के ऊपर डिस्प्ले करवाते हैं, ठीक है। और वहां पे इसका फंक्शन क्या है? जैसे ही ये एंटीजन के साथ बाइंड करेगी, सो बी सेल विल एक्टिवेट द अदर टाइप ऑफ सेल्स। लाइक यहाँ पे हम इसके फंक्शन लिख लेते हैं कि नॉर्मली आपके पास ये जो एंटीबॉडी है ये अटैच होती है टू दी बी सेल्स और वहां पे एक्ट करती है एज एंटीजन रिसेप्टर, ठीक है। यानी एज अ रिसेप्टर अटैच है, और किसका रिसेप्टर है? एंटीजन। यानी ये बाइंड किसको करेगा? एंटीजन को बाइंड करेगा। और एक दफा एंटीजन इसके साथ अटैच हो गई तो उसके बाद ये जो बाकी आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करती है। और उसमें कौन कौन से सेल्स आ जाते हैं आपके? बेसोफिल्स को एक्टिवेट करती है एंड मैस्ट सेल, जो कि डिफरेंट जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, जिसमें आपके पास जो है आ जाते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक सेल से इंफॉर्मेशन लेते हैं और दूसरे सेल में जाके उसको क्या करते हैं? कन्वे करते हैं, ठीक है। जैसे ल्यूकोट्राइन्स हैं। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे सिग्नल्स होंगे जो कि एक इस बी सेल से रिलीज होंगे जब एंटीजन के साथ ये बाइंड करेगा, और ये जो बाकी जितने भी इम्यून सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देंगे, जिससे इनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि दिस टाइम बॉडी के अंदर कोई फॉरेन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसको क्लियर करने की ज़रूरत है, जिसको रिमूव करने की ज़रूरत है। सो बी सेल अकेले फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, अकेले एक्टिवेट नहीं होंगे, ये एंटीजन को रिकोगनाइज करने के बाद बाकी सेल्स को भी जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा जल्दी आपकी जो एंटीजन है वो प्लाज्मा से रिमूव हो सके। देन वी हैव इम्यूनोग्लोबुलिन एम, और ये आपके पास पेंटामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक, दो, इसी तरह से फर्दर 3 आपके पास जो है वो मोर एंटीबॉडीज इस तरह से अटैच हो, ठीक है। सो इस केस में आपके पास ये जो पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है, इसकी अगर आप वैलेंसी देखो तो हर एक एंटीबॉडी 2 एंटीजेंस को बाइंड कर सकती है ना, तो आपके पास वैलेंसी यहाँ पे कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि टोटल 5 जो हैं वो इस कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 10। अब ये एक ऐसी आपके पास एंटीबॉडी है जो कि मोस्टली जस्ट लाइक इम्यूनोग्लोबुलिन डी, जिसमें आपने कहा था ना कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होती है, उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके पास प्लाज्मा भी आ सकता है, और बाकी सेल के जो एक्सटर्नल साइड पे किसी किस्म का अगर कोई फ्लूइड है उसमें भी एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम है ये मोस्ट ऑफ द टाइम इंट्रा वेस्कुलर सिस्टम में एग्जिस्ट करेगी, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ही। उससे बाहर का जो मटेरियल है ना, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, उसमें ये नहीं जाती। सो ये टोटली ब्लड और ब्लड से रिलेटेड जो सेल्स हैं लाइक बी सेल्स, उन पे ही अटैच रहेगी, उनसे ये बाहर नहीं जाए। और इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जब भी आपकी बॉडी में किसी भी किस्म की कोई एंटीजन एंटर होती है तो सबसे पहले इम्यूनोग्लोबुलिन एम की ही प्रोडक्शन होती है, ठीक है। सो आप कह सकते हैं कि दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी टू बी मेड इन इम्यून रिस्पॉन्स, यानी बाकी एंटीबॉडीज की प्रोडक्शन से पहले इम्यूनोग्लोबुलिन एम प्रोड्यूस होती है। सो आप कह सकते हैं कि ये अर्ली स्टेजेस ऑफ इम्यूनिटी में प्रोड्यूस होगी।
ठीक है। और फाइनल जो आपके पास है इम्यूनोग्लोबुलिन ई, ये भी मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, इसकी वैलेंसी भी 2 होगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एग्जिस्ट करती है, और इसका जो फंक्शन है वो ये है कि मोस्टली ये एलर्जिक और पैरासिटिक रिएक्शन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, यानी किसी भी किस्म का एलर्जिन अगर आपकी बॉडी में एंटर होता है या कोई पैरासाइट एंटर होता है तो उसके रिस्पॉन्स में बनने वाली जो एंटीबॉडी होगी दिस विल बी इम्यूनोग्लोबुलिन ई। सो आप कह सकते हैं कि इसकी एंटी एलर्जिक या एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज हैं, यानी ये पैरासाइट और एलर्जिन से फाइट करती है, उनसे इनकी जो बॉडी के अंदर एंट्री है उसके रिस्पॉन्स में ये प्रोड्यूस होती है। ठीक है, सो ये 5 टाइप्स ऑफ जो एंटीबॉडीज हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, इनके स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शंस, इन सबको हमने जो है वो समराइज कर लिया, और ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं ये भी हमने देख लिया कि आपके पास जो टोटल 5 टाइप्स हैं उसमें से इम्यूनोग्लोबुलिन ए डायमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एम पेंटामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, और रिमेनिंग 3 जो एंटीबॉडीज हैं वो इस तरह से मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, और इनकी वैलेंसीज भी जो है वो एक दूसरे से क्या है, डिफरेंट है। ये भी उसी चीज़ को मैंने हाईलाइट किया है जो कि आप प्रीवियस जो पॉइंट्स हैं उससे समराइज कर सकते हो। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हमने इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी देख लिए, कितनी टाइप्स के होते हैं, उनके नॉर्मल फंक्शंस क्या हैं बॉडी के अंदर, बट अब आप उनकी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंस देखना चाहते हो कि क्या आपकी जो टोटल प्रोटीन है, फॉर एग्जांपल आपने प्लाज्मा प्रोटीन्स को एनालाइज किया, और प्लाज्मा प्रोटीन को एनालाइज करने के बाद आपको पता चला कि टोटल प्रोटीन की कंसंट्रेशन जो है वो हाई है, जबकि एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल है। ठीक है, सो ये जो आपके पास टोटल प्रोटीन की कंसंट्रेशन हाई शो हो रही है, ये किस वजह से हो सकती है कि जो सेकंड पार्ट है आपके पास, जो सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि सिग्निफिकेंटली प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट है, ग्लोब्यूलिन, उनकी कंसंट्रेशन हाई हो, किसी वजह से उनकी प्रोडक्शन हाई हो रही है। या दूसरी तरफ आप इस कंडीशन को रिवर्स भी कर सकते हो कि टोटल प्रोटीन की कंसंट्रेशन अगर प्लाज्मा में आपको कम शो हो रही है और एल्ब्यूमिन की कंसंट्रेशन नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कि सेकंड टाइप ऑफ प्रोटीन इज ग्लोब्यूलिन, इसकी कंसंट्रेशन ड्रॉप हुई होगी। सो आपको इसको चेक करना, ठीक है, आपको इसकी जो क्वांटिटी है वो चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसको चेक करने के लिए कि आपकी जो ग्लोब्यूलिन प्रोफाइल है उसको कैसे रीड किया जाता है, उसको रीड करने के लिए आप सीरम सैंपल को इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू ऑब्जर्व करते हो। जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा से जो बिलोंग करती हैं, ये वाली प्रोटीन्स, इनकी जो एक नॉर्मल पैटर्न है उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे देखते हैं कि हम इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म करते हैं, और इलेक्ट्रोफोरेसिस की बेस पे हमारे पास जो जेल के ऊपर बैंड्स आते हैं, उन बैंड से हम एक नॉर्मल पैटर्न पहले डिराइव करते हैं, और अगर किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी है, यानी इनकी प्रोडक्शन अगर ज़्यादा है या प्रोडक्शन कम है, तो उसको हम इस रेफरेंस से कंपेयर करके ट्रेस करते हैं। यानी ये जो नॉर्मल आपके पास इलेक्ट्रोफोरेटिक प्रोफाइल है, ये एज अ रेफरेंस, एज अ स्टैंडर्ड यूज होगी, और अगर इससे आपका जो बैंड है वो चेंज होगा, उसकी कंसंट्रेशन, बैंड जो है वो ज़्यादा जो है वो थिक आएंगे, या आपके पास जो है वो बैंड बिल्कुल शो नहीं हो रहा, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्लोब्यूलिन या तो एक्सेसिव प्रोड्यूस हो रही है या फिर इसकी प्रोडक्शन हो ही नहीं रही। यानी आप इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जो है वो इन सीरम सैंपल्स के अंदर ग्लोब्यूलिन्स की परसेंटेज को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यस मैम। ओके। अब इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपके पास 3 तरह की इंफॉर्मेशन आ सकती है। एक इंफॉर्मेशन, ये भी 3 पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास। अगर इस चीज़ को हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल चेक क्या करना है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की अमाउंट, कि वो हाई है, लो है, या फिर नॉर्मल है। यानी आपने ग्लोब्यूलिन प्रोफाइल चेक करनी है, और उसके लिए मैं आपको मेथड बता रही हूँ कौन सा,
इलेक्ट्रोफोरेसिस, आप सीरम सैंपल को इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू उसको ऑब्जर्व करते हो। अगर किसी किस्म की कोई एबनॉर्मेलिटी आएगी तो वो आपके पास ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का एक नॉर्मल पैटर्न है ये डेविएट हो जाएगा। सपोज नॉर्मल पैटर्न आपके पास ये था, ये ग्लोब्यूलिन पार्ट है और ये बाकी प्लाज्मा प्रोटीन्स है, ठीक है। सपोज आपके पास यहाँ पे एक ऐसा पैटर्न आ रहा है जिसमें ये सारे बैंड्स जो हैं ये थिक हो गए हैं, ठीक है, और ये रिमेनिंग आपकी जो सीरम प्रोटीन्स है ये वो है, इनके बैंड्स बिल्कुल रेफरेंस या स्टैंडर्ड की तरह के हैं, ये नॉर्मल पर्सन की प्रोफाइल है। सो यहाँ से आप क्या इंफॉर्मेशन ले रहे हो कि एक नॉर्मल पर्सन के अंदर आपके पास ये जो ग्लोब्यूलिन्स हैं इनकी कंसंट्रेशन हैं ये सिग्निफिकेंटली इस रेंज में आ रही हैं, इनकी इतनी थिकनेस है, लेकिन यहाँ पे इन बैंड्स की थिकनेस ज़्यादा है। सो ये इंडिकेट कर रही है कि आपके पास इन ग्लोब्यूलिन की कंसंट्रेशन इस पर्सन के सीरम के अंदर ज़्यादा है, ठीक है। या फिर आपके पास एक पॉसिबिलिटी ये भी आ सकती है जिसमें आपके पास इनके जो बैंड्स हैं वो बहुत लाइट हो गए हैं, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। बाकी प्रोफाइल बिल्कुल सेम है, लेकिन आप जब स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर कर रहे हो तो स्टैंडर्ड के मुकाबले में यहाँ पे आपकी जो बैंड्स की थिकनेस है वो बहुत कम है। ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि इस केस में आपकी जो ग्लोब्यूलिन कंसंट्रेशन है वो कम है, यानी इन एंटीबॉडीज की जो फॉर्मेशन है, एंटीबॉडीज की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल रेंज से भी कम है। सो ये पॉसिबिलिटीज आ सकती है ना आपके पास, जैसे मैं अभी यहाँ पे बता रही थी कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिस्पॉन्स में आपके पास 3 पॉसिबिलिटीज हैं, ग्रॉस डेफिशिएंसी या फिर एक्सेस। ग्रॉस डेफिशिएंसी और ग्रॉस एक्सेस का मतलब ये है कि आपकी सारी की सारी एंटीबॉडीज या तो हाई कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो रही हैं, और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि सारी एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन लो हो गई। लेकिन अगर आपके पास बैंड कुछ इस किस्म का आता है जिसमें सपोज ये बिल्कुल ठीक था पैटर्न, ये भी ठीक था, यहाँ पे आके किसी एक एंटीबॉडी का बैंड बहुत हाई हो गया, ठीक है, इस कंडीशन को आप कहते हो कि दिस इज अ पैरा प्रोटीन, यानी कोई एक खास किस्म की एंटीबॉडी ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। पूरी जो एंटीबॉडी की प्रोफाइल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, बाकी सारी प्रोफाइल नॉर्मल है, आप इसको नॉर्मल से कंपेयर करो अगर तो बाकी सारी प्रोफाइल नॉर्मल है, लेकिन सिर्फ एक जगह पे आपके पास एक जो है वो हाईली डेंस बैंड आया है। सो ये इंडिकेट करता है कि वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ बी सेल जो इस एंटीबॉडी को बना रहा था उसमें ट्यूमर कंडीशन है। बिकॉज अगर कोई और प्रॉब्लम होती तो सारी एंटीबॉडीज की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी थी, लेकिन उसमें स्पेसिफिकली सिर्फ एक एंटीबॉडी की कंसंट्रेशन हाई हो रही है, जो कि किस चीज़ को इंडिकेट करती है, ट्यूमर कंडीशन को। इस एंटीबॉडी को जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है इसको हम कहते हैं दिस इज पैरा प्रोटीन। देख लेते हैं कि मैंने पहली चीज़ आप लोगों के सामने रखी है कि हम जब भी किसी पर्सन के अंदर ग्लोब्यूलिन्स या इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कंसंट्रेशन चेक करना चाहते हैं तो हम हमेशा उसके सीरम सैंपल की इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। और इलेक्ट्रोफोरेसिस के रिस्पॉन्स में 3 पॉसिबिलिटीज हैं जो कि हमें बैंड बता सकता है नॉर्मल के अलावा। एक तो नॉर्मल कंडीशन है ना, नॉर्मल के अलावा इलेक्ट्रोफोरेसिस से आप 3 तरह की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पहली इंफॉर्मेशन है ग्रॉस डेफिशिएंसी। ग्रॉस डेफिशिएंसी मींस कि ऑल टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन लेस अमाउंट। देन ग्रॉस एक्सेस, इट मीन्स कि जितनी आपकी एंटीबॉडीज की टाइप्स हैं वो सारी की सारी एंटीबॉडीज जो हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही हैं। एंड देन प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट बैंड, यानी किसी एक पोजीशन पे आपका जो बैंड है वो इस तरह से प्रेजेंट है, वो थिक हुआ हुआ है, जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंस ऑफ पैराप्रोटीन्स को। सो अब हम इनको विजुलाइज करते हैं। सो अब इन तीनों पॉसिबिलिटीज में से फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं
उस कंडीशन को जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है. सो इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये आपके पास एक पहला रिस्पॉन्स है. ये एक नॉर्मल पर्सन की जो इलेक्ट्रोफोरेटिक स्ट्रिप है ये यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें ये वाला जो पोर्शन है ना आपके पास, ये रिप्रेजेंट करता है गैमा ग्लोब्यूलिन पोर्शन, यानी आपकी जितनी भी जो एंटीबॉडीज हैं वो इसके अंदर आएंगी, ये नॉर्मल पर्सन के अंदर है. अब अगर आपके पास किसी पर्सन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, लाइक पूरे के पूरे बैंड की कंसंट्रेशन, ये पूरे का पूरा बैंड जो है वो आपको बहुत डार्क नज़र आता है, तो इट मीन्स कि आपकी जितनी टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, उनकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई है, जैसे अभी हमने पहले डिस्कस किया है. नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ऐसी क्या रीज़न है या किन कंडीशंस के अंदर आपके पास पूरी जो गैमा ग्लोब्यूलिन प्रोफाइल है वो इंक्रीज होगी, सारी एंटीबॉडीज इंक्रीज होंगी. मोस्ट ऑफ द टाइम किसी ऑटो इम्यून डिजीज के रिस्पॉन्स में आपके जो प्लाज्मा सेल्स हैं, जो बी सेल्स हैं, या जो आपका बोन मैरो है, बोन मैरो एक्चुअली प्रोड्यूस करता है ना प्लाज्मा सेल्स को, ब्लड सेल्स को. ठीक है, किसी ऑटो इम्यून डिजीज के रिस्पॉन्स में या तो बोन मैरो के अंदर आपके प्लाज्मा सेल्स की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ प्लाज्मा सेल्स ये नॉर्मल से ज़्यादा क्वांटिटी में सारी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, और इस रिस्पॉन्स को मोस्टली हम कहते हैं पोलीक्लोनल रिस्पॉन्स. मीन्स कि आपकी जितने भी टाइप्स के प्लाज्मा सेल्स हैं, ठीक है, सपोज कुछ प्लाज्मा सेल्स ऐसे हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए बनाते हैं, कुछ प्लाज्मा सेल्स ऐसे हैं जो इम्यूनोग्लोबुलिन ई बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि एम बनाते हैं. सो ऑल टाइप ऑफ प्लाज्मा सेल्स आर प्रोड्यूसिंग एक्सेसिव अमाउंट ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन. सो इस रिस्पॉन्स को आप पोलीक्लोनल कहते हो, यानी आपके पास मल्टीपल क्लोन्स हैं उन प्लाज्मा सेल्स के, उनकी मल्टीपल कॉपीज हैं, और वो आगे जाके हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को क्या करेंगी, प्रोड्यूस करेंगी. और इसको आप डिटेक्ट क्या करोगे, आपकी जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है स्ट्रिप, उसके ऊपर पूरी की पूरी जो ग्लोब्यूलिन प्रोफाइल है उसमें प्रोटीन मैस क्या होगा, हाई होगा, यानी ये पूरा प्रोफाइल आपका बहुत थिक नजर आएगा. सम टाइम तो एक डार्क सर्कल की फॉर्म में जो है ये शो होता है. ठीक है, ये उस केस में है जब आपके पास इंक्रीज्ड इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन होगी. ये एक पॉइंट हमने डिस्कस किया. नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेजेंस ऑफ डिस्क्रीट बैंड्स या पैराप्रोटीन्स. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके पास जब आप इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी चेक करते हो सीरम सैंपल्स की, इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कंसंट्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आपको बाकी सारी जो कंसंट्रेशन है, बाकी जो आपकी प्रोफाइल है, ये पूरा पोर्शन आपके पास अगर गैमा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन के अंदर आ रहा है, तो आप ये देख रहे हो कि इस पोर्शन के अंदर कुछ पार्ट ऐसा है जो कि नॉर्मल है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल पर्सन जैसा है, और किसी एक खास पोजीशन के ऊपर आपको एक हाई बैंड नजर आ रहा है, हाईली इंटेंस बैंड नजर आ रहा है. सो अगर इस किस्म का कोई एक सेपरेट या डिस्क्रीट बैंड आपको किसी जेल के ऊपर नजर आता है गैमा ग्लोब्यूलिन पोर्शन के अंदर, सो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि आपके पास सारी टाइप ऑफ ग्लोब्यूलिन्स की प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि किसी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीबॉडी की प्रोडक्शन हाई हुई है. यानी आपके बोन मैरो में बाकी सारे जो बी सेल्स हैं उनकी प्रोडक्शन बिल्कुल नॉर्मल है, और कोई एक खास किस्म का बी सेल ऐसा है जिसमें ट्यूमर की वजह से उसकी प्रोडक्शन हाई हो गई है. और सपोज ये ऐसा बी सेल था जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन ए बना रहा था, सो ये जितने सेल्स होंगे ये सारे के सारे इम्यूनोग्लोबुलिन ए की प्रोडक्शन जब करेंगे, तो आपके प्लाज्मा सैंपल के अंदर इसकी कंसंट्रेशन सिग्निफिकेंटली हाई हो जाएगी. ठीक है, और इस रिस्पॉन्स को आप कहते हो कि दिस इज मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स, जिसमें सिर्फ एक ही तरह के बी सेल्स के क्लोन्स बनते हैं और वो एक ही तरह की एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं. इसके रिस्पॉन्स में आपके पास जो एंटीबॉडी आती है उस एंटीबॉडी को आप क्या कहते हो, पैराप्रोटीन. अब नेक्स्ट है कि ये पैराप्रोटीन्स, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये पैराप्रोटीन्स एक्चुअली आपके पास ऐसी प्रोटीन्स हैं, ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि मैलिग्नेंट क्लोन्स या फिर ट्यूमर सेल्स के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं.
सो जब भी आपके पास जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसी मैलिग्नेंट या ट्यूमरस बी सेल के रिस्पॉन्स में बनेगी तो उन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को आप क्या कहोगे, दीज आर दी पैराप्रोटीन्स। और नॉर्मली ये एक ही टाइप की होती हैं, डेट्स वाई हम इनको कहते हैं कि दीज आर मोनोक्लोनल। क्योंकि अगर एक टाइप ऑफ सेल के अंदर ट्यूमर है, उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से एक ही टाइप की एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी। सो इस रिस्पॉन्स को आप कहोगे कि दिस इज मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स। अब ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, समटाइम्स ट्यूमर के अलावा कुछ और कंडीशंस में भी आपकी पैराप्रोटीन्स जो हैं इनका बैंड हमें नजर आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में। उन कंडीशंस को भी देखते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंडीशन है वो ट्यूमर कंडीशन है, जिसे हम माइलोमा भी कहते हैं। ठीक है, सो ये वो कंडीशंस हैं जिनके रिस्पॉन्स में पैराप्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी और आपके पास जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें डिस्क्रीट बैंड नजर आएगा। ठीक है, ये डिस्क्रीट बैंड इन 3 कंडीशंस में नजर आ सकते हैं। एक, ट्यूमर, किन सेल्स का ट्यूमर, प्लाज्मा सेल्स का, जो कि खास किस्म की एंटीबॉडी बना रहे थे। दूसरी, आपके पास कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिनमें आपके पास जो बोन मैरो के अंदर जो सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, एक तो उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है और दूसरा वो एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, और उन एबनॉर्मल सेल से बनने वाली आपके पास जो एंटीबॉडीज होती हैं वो फिर प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट करती रहती हैं, बिकॉज वो इंटैक्ट नहीं होती, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, सो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस केस में ट्यूमर भी हो सकता है या फिर वैसे ही आपकी जो एंटीबॉडीज हैं उनकी प्रोडक्शन क्या हो सकती है, एबनॉर्मल हो सकती है, बिकॉज उनको बनाने वाले सेल्स इटसेल्फ क्या थे, एबनॉर्मल थे। और तीसरी कंडीशन आपके पास हो सकती है हैवी चेन डिजीजेस, यानी आपके पास लाइट चेन सपोज ठीक बन रही हैं, ठीक है, लेकिन हैवी चेन्स की जो प्रोडक्शन है वो किसी वजह से ठीक नहीं हो रही। सो इस केस में आपकी ये लाइट और हैवी चेन्स आपस में एसोसिएट नहीं हो पाती और ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। अब जिस टाइप की हैवी चेन एक्यूमुलेट होगी उस प्रोटीन का बैंड भी आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज हमने एंटीबॉडीज को इन्हीं हैवी चेन्स की बेस पे ही क्लासीफाई किया ना। सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास जो है वो लाइट चेन और हैवी चेन्स की आपस में एसोसिएशन नहीं होती और ये जो एबनॉर्मल हैवी चेन्स होती हैं ये प्लाज्मा में एक्यूमुलेट होके डिस्क्रीट बैंड शो करती हैं। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिनके रिस्पॉन्स में आप पैरा प्रोटीन को ऑब्जर्व कर सकते हो इन प्लाज्मा सैंपल्स। ओके, माइलोमा के केस में, माइलोमा जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये कैंसर है आपके प्लाज्मा सेल्स का। अगर आप ये कंफर्म करना चाह रहे हो कि वाकई ये जो पैराप्रोटीन का बैंड है ये कैंसर की वजह से है या माइलोमा की वजह से है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की, लेकिन अभी भी आप श्योर नहीं हो, बिकॉज ये जो पैराप्रोटीन का बैंड है ये इन 3 सिनेरियोज में एग्जिस्ट कर सकता है आपके सीरम के अंदर। कैंसर हो भी सकता है, दूसरी कंडीशन आपके पास कोई सिंड्रोम भी हो सकता है और तीसरी कंडीशन हैवी चेन डिजीज भी हो सकती है। सो अगर आप माइलोमा को कंफर्म करना चाह रहे हो कि क्या कैंसरस कंडीशन तो नहीं है, उसके लिए आप सम टाइम यूरिन सैंपल की भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो। यूरिन सैंपल की इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों की जाती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो कैंसर सेल्स हैं, आपके जो प्लाज्मा सेल्स हैं, कैंसरस प्लाज्मा सेल्स, इनमें 50% केसेस में ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है, यानी 50% आपके पास जो कैंसरस प्लाज्मा सेल्स हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लाइट चेन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं हैवी चेन्स। ठीक है, यानी इन सेल्स में कैंसर हुआ और ये कंप्लीट एंटीबॉडी की प्रोडक्शन की बजाय लाइट चेन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं और आपके पास सपोज हैवी चेन प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन वो उतनी कंसंट्रेशन में नहीं है जितनी कंसंट्रेशन में हैवी चेन्स थी। सो जितनी लाइट और हैवी चेन के दरमियान परसेंटेज इक्वल होगी उतना तो आपके पास इंटैक्ट एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बन जाएगा इनकी एसोसिएशन के बाद।
लेकिन जो एक्स्ट्रा लाइट चेन्स होंगी, ये एक्स्ट्रा लाइट चेन्स बिकॉज स्मॉल होती हैं, ये किडनीज में से पास करके अल्टीमेटली किसका पार्ट बन जाती हैं? यूरिन का। यानी ये आपके जो किडनी के सेल्स हैं उनमें से फिल्टर हो सकती हैं और ये यूरिन में एक्सक्रीट हो सकती हैं। सो अगर कोई माइलोमा कंडीशन है तो उसमें पैरा प्रोटीन के साथ साथ आपको यूरिन के अंदर ये प्रोटीन्स भी मिलेंगे, इनकी लाइट चेन्स भी मिलेंगी, बिकॉज 50% केसेस में लाइट चेन्स की प्रोडक्शन हैवी चेन्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। रिमेनिंग 15% केसेस ऐसे रिपोर्टेड हैं जिसमें बनती ही सिर्फ लाइट चेन्स हैं, इसमें हैवी चेन्स की प्रोडक्शन ही नहीं होती। ठीक है, सो ये जितनी लाइट चेन्स बनेंगी ये कहाँ पे पास हो जाएंगी? अगेन यूरिन सैंपल का पार्ट बन जाएंगी। और यूरिन में जब आप इन प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हो तो इन प्रोटीन्स को कहा जाता है बेंस जॉन्स प्रोटीन्स। यानी आप कह सकते हो कि किसी पर्सन के अंदर माइलोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला स्टेप आपके पास क्या होता है? उसके सीरम सैंपल की इलेक्ट्रोफोरेसिस, वहां से पैरा प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद यूरिन सैंपल को एनालाइज करना। और अगर यूरिन सैंपल में आपको लाइट चेन्स यानी ये प्रोटीन्स मिलती हैं तो आप कहोगे कि ये जो बेंस जॉन्स प्रोटीन, ये जो लाइट चेन्स आपके पास यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है, एक्चुअली ये किस वजह से रिलीज हुई है यूरिन में? बिकॉज ऑफ माइलोमा। ठीक है, और इनको आप कैसे देख सकते हो? अगेन इसकी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म कर सकते हो या इम्यूनोकेमिकल मेथड से आप इनकी प्रेजेंस को क्या कर सकते हो? कंफर्म कर सकते हो। जी बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ओके, सो जो मैंने इनिशियली आप लोगों के सामने 3 ऑप्शंस रखी थी उसमें से 2 ऑप्शंस को हम देख चुके हैं। एक एक्सेसिव प्रोडक्शन, ये किस कंडीशन में होती है और इसको हम कैसे देखते हैं, और दूसरी प्रेजेंस ऑफ पैरा प्रोटीन, ये किस कंडीशन में होगी और इसको हम किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं। द थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज ग्रॉस डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये एक जनरल सा फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि अगर आपके सैंपल के अंदर प्लाज्मा या सीरम सैंपल के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज है, यानी आपने इनिशियली उसका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो परफॉर्म की और आपको ये पता चला कि उसके अंदर ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन की कंसंट्रेशन हाई है। इसकी फर्दर 2 इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। अगर तो कंप्लीट ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन हाई है तो इसका मतलब है आपका रिस्पॉन्स पॉलीक्लोनल है और किसी ऑटो इम्यून डिजीज के रिस्पॉन्स में सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन इनहांस हो गई है। ठीक है, और दूसरी ऑप्शन है आपके पास मोनोक्लोनल, जिसमें किसी ट्यूमर, सिंड्रोम या हैवी चेन डिजीज के रिस्पॉन्स में किसी खास किस्म की इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन हाई हो गई। सो जोन सी स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन हाई हो रही है, लाइक वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, डी, एम एंड ई, इनमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेसिव उसकी प्रोडक्शन हो रही है, इसको कंफर्म करने के लिए आपके पास फाइनल मेथड कौन सा होगा? इम्यूनोकेमिकल मेथड, जिसमें आप जो है वो उसी तरह से किसी मेम्ब्रेन के ऊपर एक इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो सबस्ट्रेट है उसको फिक्स करोगे और फिर आप इस सैंपल को लोड करोगे। लाइक अगर इम्यूनोग्लोबुलिन ए की सबस्ट्रेट ऐड की है और आप इसमें सैंपल ऐड करते हो और किसी किस्म की बाइंडिंग नहीं हुई तो इसका मतलब है कि इस सैंपल में इम्यूनोग्लोबुलिन ए नहीं है। देन आपके पास सेकंड स्ट्रिप है जिसमें आपने ई की सबस्ट्रेट ऐड की है, आप सैंपल लोड करते हो, कोई बाइंडिंग नहीं हुई, इसका मतलब है ई भी प्रेजेंट नहीं है। जी की सबस्ट्रेट ऐड करने पे आपने सैंपल लोड किया और यहाँ पे बाइंडिंग हो गई, उस केस में आप डिटेक्ट करोगे कि आपके सैंपल के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जीज ऐसी एंटीबॉडीज हैं, ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ओके, अब लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है जिसमें आपके पास सीरम सैंपल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की और जो गैमा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन है उसमें आपको नॉर्मल से भी लाइट बैंड्स मिल रहे हैं, जैसे ये आप लोगों के सामने है एक कंडीशन। दिस इज अ नॉर्मल प्रोफाइल
और ये किसी ऐसे पर्सन की प्रोफाइल है जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन कम है, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो नॉर्मल से कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही हैं। सो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि किन किन कंडीशंस में या किन किन केसेस में इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन कम होती है। ऑब्वियसली तभी हम ट्रेस करेंगे ना कि ये जो लो प्रोडक्शन है ये किस वजह से है। सो वी हैव मल्टीपल रीजंस जिनकी वजह से आपके पास जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन कम होती है। इनमें जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं और आपके पास कुछ एक्वायर्ड फैक्टर्स भी आ जाते हैं, लाइक किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में, माल न्यूट्रिशन के रिस्पॉन्स में, या समटाइम्स कोई ड्रग आप यूज कर रहे होते हैं और उसकी वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन फॉर द टाइम बीइंग कम हो जाती है, या फिर किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से आपके अंदर जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन ही कम है। जैसे बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, बोन मैरो प्लाज्मा सेल्स कोई प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जिन्होंने एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना है। ठीक है, सो आपको एग्जैक्ट उस सिचुएशन को पहले आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से आपको सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपने कंफर्म करना है कि इसकी रीजन क्या है, वो आप उस पर्सन की जो बाकी प्रोफाइल है, लाइक उसकी ड्रग हिस्ट्री देखोगे। लाइक अगर वो इस किस्म की कोई ड्रग यूज नहीं कर रहा तो एक ऑप्शन एक्सक्लूड हो गई। फर्दर उसके प्लाज्मा सैंपल के अंदर आप इन जो इन्फेक्शंस हैं इनके चांसेस देखोगे कि क्या इस किस्म की कोई एंटीजन प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो यहाँ पे चांसेस रिड्यूस हो गए। यानी एक टेस्ट के रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए आपको फर्दर टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। और अगर सपोज किसी भी किस्म की कोई एक्वायर्ड प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन इरिवर्सिबल है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उस पर्सन के अंदर जेनेटिकली एबिलिटी ही नहीं है कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सिंथेसाइज करे। तो इस केस में आपके पास फिर दो ऑप्शन हैं, या तो आप उस पर्सन के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन रिच प्लाज्मा सैंपल को ऐड करो ताकि वो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के साथ जो है वो डील कर सके, और दूसरी ऑप्शन आपके पास है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाए, बिकॉज यही वो सेल्स हैं जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, और अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो ऑब्वियसली इन्हीं सेल्स के अंदर होगी। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि उस केस में है जब आपके पास ये प्रॉब्लम जेनेटिक है। एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स को आप जो है वो मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हो। जी बच्चों, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कुछ कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लो, उसके बाद आप लोगों की अटेंडेंस लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों का जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एनालाइट इन ब्लड है वो कंप्लीट हो गया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग लिवर फंक्शन टेस्ट को स्टार्ट करेंगे। जी बच्चों, किधर भाग गए आप लोग? इधर ही है मैम। किसी की आवाज नहीं आ रही। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। जी जी पूछें। मैम जहाँ पे आपने कंडीशन बताई थी ना, तो माइलोमा के बाद दो कंडीशन थी, एक हैवी चेंज के साथ लाइट चेंज की प्रोडक्शन कम हो जाती है और दूसरे में भी लाइट चेंज की प्रोडक्शन ही कम हो रही है। तो उन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं समझ आया। सॉरी रमेशा, दोबारा बताएं। मैम जहाँ पे आपने कंडीशंस बताई थी ना, कौन मैम सी आप स्लाइड्स को एक दफा मूव कीजिएगा पीछे में। जी मैम यहाँ पर। तो मैम मैम ये आगे वाली, नेक्स्ट मैम ये वाली स्लाइड। मैम इसमें ये देखें, ये दोनों कंडीशंस, एक सेकंड वाली और थर्ड वाली, इन दोनों में लाइट चेन की प्रोडक्शन कम हो रही है ना, ओ ज्यादा हो रही है। तो ये मतलब मुझे इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं समझ आ रहा था। सेकंड और थर्ड पॉइंट? जी ओके, ये देखें, ये इस केस रिपीट कर। में एक्चुअली माइलोमा में आपकी लाइट चेन्स की प्रोडक्शन ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे हमने अभी देखा ना कि आपके पास 50% केसेस में लाइट और हैवी चेन बेशक दोनों प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन लाइट चेन की कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली अभी भी ज्यादा है। और अगर इन लाइट चेन्स को अपने जो पार्टनर्स हैं हैवी चेन्स वो नहीं मिलेंगे, तो ये इतनी स्मॉल हैं कि ये प्लाज्मा से कहाँ पे रिलीज हो जाएंगी? यूरिन। यानी आपके जो नेफ्रॉन्स हैं वो इसे फिल्टर करके यूरिन का पार्ट बना देंगे, बिकॉज नेफ्रॉन स्मॉल पार्टिकल्स को
फिल्टर आउट कर लेता है ना वहां से, ठीक है, ये यूरिन में जा सकती है। अब दूसरी तरफ आपके पास है हैवी चेन। अगर किसी डिजीज के रिस्पॉन्स में हैवी चेन्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, दो पॉसिबिलिटीज है। हैवी चेन्स या तो ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही हैं, या हैवी चेन्स एबनॉर्मल हैं। एबनॉर्मल मीन्स कि ये बॉन्ड नहीं बना सकती विद लाइट चेन। तो ये हैवी चेन्स यूरिन में नहीं जा सकती, ये एक्यूमुलेट होंगी प्लाज्मा के अंदर, और यहाँ पे आपके पास जो है वो बैंड प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस में आपके पास हैवी चेन की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, और जो पैरा प्रोटीन है एक्चुअली वो इन हैवी चेन्स की वजह से बन रही है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। मैम जी जी बच्चों। मैम क्विज जो आपने अपलोड करना है एलएमएस पे, वो किधर करना है? मतलब वो कर दिया हुआ है कि अभी करना है? नहीं नहीं, मैंने करना है। मैं इंशाल्लाह, ये कौन सा वीक चल रहा है, 4th वीक चल रहा है ना, तो मैं 4th जी सेशन के अंदर ही ऐड करूंगी। ठीक है, ठीक है आप मैम। लोग उसके लिए जो है वो अनाउंसमेंट, असाइनमेंट एंड अनाउंसमेंट में जाइएगा, सेशन 4 की। वहां पे आप लोगों को लिखा हुआ मिलेगा कि फॉर क्विज 1 प्लीज क्लिक हेयर। ठीक है, उसके साथ मैंने उसको लिंक किया होगा, मिल जाएगा आप लोगों को। सेशन 4 याद रखिएगा, उसका ठीक है असाइनमेंट एंड मैम। असेसमेंट पोर्शन। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया तो फिर अटेंडेंस सुन लें। आंसर सर, प्रेजेंट मैम। अवैस, आयशा जाहिद, प्रेजेंट मैम। फैसल तालिब, प्रेजेंट। फातिमा बीबी, प्रेजेंट मैम। हिना, प्रेजेंट मैम। हुदा, खराब ओके, हुजैफा, इकरा अरशद, प्रेजेंट मैम। इज़ा रफीक, यस मैम। मारुफ, जी मैम। मारिया बीबी, एहतशाम, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद उमैर, मुताहिर, प्रेजेंट मैम। नाजमा, प्रेजेंट मैम। निदा, प्रेजेंट मैम। निमरा, प्रेजेंट मैम। नौरीन, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। रमीशा अर्शद। रिमशा, ओके, रिमशा, प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। रिमशा सईद, प्रेजेंट मैम। सादिया मकबूल, प्रेजेंट मैम। सैयदा शहरबानो, हाँ जी। वर्दा, प्रेजेंट प्रेजेंट। सरबान। यस मैम। मैम हुजैफा ने ज्वाइन किया हुआ, बट उसका शायद माइक का इशू है या कुछ इशू है, तो उसने अटेंडेंस नहीं बोली, तो वो कह रही थी मेरी माफ कर दी। हुजैफा की मैंने मार्क कर दिया है, अवैस अहमद और उमैर खादिम, ये दोनों एब्सेंट है। ओके मैम। ठीक है, मारिया उमैर क्लासेस क्यों नहीं ले रहा, कंफर्म कीजिएगा, मुझे बताइएगा, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ओके बच्चों, 3:30 आप लोगों का क्विज है, और एलएमएस पे आप लोगों को मिल जाएगा, वो आप लोगों ने सॉल्व करके वहीं पे अपलोड करना है।
जी शाहजारा, मैम टाइम कितना है? टाइम 45 मिनट। मैम हैंड रिटन ही होगा ना? जी हैंड रिटन है। मैम टाइम से कर लें क्विज, अगर इशू नहीं है तो कोई कुछ बच्चों की क्लास लाइक। है, शायद 2 बजे क्लास है, इसलिए 3:30 रखें। ओके मैम फाइन। ठीक है, तो आप लोगों के पास मैम हमारा सबमिशन, एलएमएस कुछ जिन बच्चों का, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम ये आई है कि एलएमएस वो जो है वो लॉगिन नहीं कर पा रहे, तो मारिया वो बच्चे आप लोग आपको ईमेल करेंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि ईमेल जो है वो उसी टाइम तक आनी चाहिए जो कि अलाउड टाइम है। उसके बाद आने ओके वाले मैम। कुछ जो है वो आपने कंसीडर नहीं करने और ना ही फॉरवर्ड करने। मैम ठीक है मैम। ईमेल मारिया को करनी है या आपको? मारिया को करनी है, मारिया मेरे साथ शेयर करनी है। ओके मैम। ठीक है, जिन बच्चों का एलएमएस का कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्टली एलएमएस पे अपलोड करेंगे, लेकिन जिनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी वजह से उस टाइम पे कभी होता है एलएमएस पे एरर आ जाता है, तो आप डायरेक्टली मारिया को ईमेल कर दीजिए। ठीक है, ओके ओके मैम। बच्चों, अब मैं आप लोगों का क्विज जो है वो एलएमएस पे अपलोड कर देती हूँ। मैम इनके कोई, यूनिवर्सिटी, सॉरी, मैम स्टूडेंट्स को आने दे रहे हैं यूनिवर्सिटी? कोई एक आधे बच्चे मुझे नजर तो आए हैं आज, पता नहीं किस तरह से वो आ जाते हैं, शायद कोई ईमेल वगैरह देख के या कुछ ऐसा सीन है। ओके मैम। ठीक है, आप हॉस्टल में ही हो अभी? मैम उन्हें मैम बता देता हूँ काम है, हमें टीचर ने बुलाया, वो जानते थे। अच्छा, तो फिर ये हो सकता है कोई लाहौर का स्टूडेंट ट्राई करके देखे, खास तौर पे वो जो रिसर्च स्टूडेंट है ना, वो विजिट करनी। ठीक है, ओके बच्चों, मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ, अपना ख्याल रखिएगा और क्विज जो है वो कोशिश करें कि सब बच्चे अटेम्प्ट करें, जो क्लास में नहीं भी है हमारी, उनसे कहें कि क्विज जरूर दें। ठीक है मैम। और मैम अटेंडेंस अटेंडेंस मैंने ले ली। मैम वो कैसर की लगा दीजिएगा, उसका टैक्स आया था, उसकी लाइट चली गई है। किसकी लगानी है? कैसर। ठीक हो गया। एक्सक्यूज मी मैम, आपने मेरा नाम बोला ही नहीं था। क्या जा रहा, एक मिनट। हाँ जी, मैंने आपकी मार्क कर दी। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, नो प्रॉब्लम, अल्लाह हाफिज़ बच्चों। अब नेक्स्ट है कि ये पैरा प्रोटीन्स, जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये पैरा प्रोटीन्स एक्चुअली आपके पास ऐसी प्रोटीन्स हैं, ऐसी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि मैलिग्नेंट क्लोन्स या फिर ट्यूमर सेल्स के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होती हैं। तो जब भी आपके पास जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स किसी मैलिग्नेंट या ट्यूमरस बी सेल्स के रिस्पॉन्स में बनेगी, तो उन इम्यूनोग्लोबुलिन्स को आप क्या कहोगे? दीज आर दी पैरा प्रोटीन्स। और नॉर्मली ये एक ही टाइप की होती हैं, डेट्स वाई हम इनको कहते हैं कि दीज आर मोनोक्लोनल, क्योंकि अगर एक टाइप ऑफ सेल के अंदर ट्यूमर है, उसकी एक्सेसिव प्रोडक्शन की वजह से एक ही टाइप की एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी, सो इस रिस्पॉन्स को आप कहोगे कि दिस इज मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स। अब ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, समटाइम्स ट्यूमर के अलावा कुछ और कंडीशंस में भी आपकी पैराप्रोटीन्स जो हैं इनका बैंड हमें नजर आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में, उन कंडीशंस को भी देखते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंडीशन है वो ट्यूमर कंडीशन है, जिसे हम माइलोमा भी कहते हैं। ठीक है, सो ये वो कंडीशंस हैं जिनके रिस्पॉन्स में पैरा प्रोटीन्स प्रोड्यूस होंगी और आपके पास जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है उसमें डिस्क्रीट बैंड नजर आएगा। ठीक है, ये डिस्क्रीट बैंड इन 3 कंडीशंस में नजर आ सकते हैं। एक, ट्यूमर, किन सेल्स का ट्यूमर? प्लाज्मा सेल्स का, जो कि एक खास किस्म की एंटीबॉडी बना रहे थे। दूसरी, आपके पास कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिनमें आपके पास जो बोन मैरो के अंदर जो सेल्स बनते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, एक तो उनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है और दूसरा वो एबनॉर्मल होते हैं। ठीक है, और उन एबनॉर्मल सेल से बनने वाली आपके पास जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो फिर प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट करती रहती हैं, बिकॉज वो इंटैक्ट नहीं होती, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती, सो वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, इस केस में ट्यूमर भी हो सकता है या फिर वैसे ही आपकी जो एंटीबॉडीज हैं उनकी प्रोडक्शन क्या हो सकती है? एबनॉर्मल हो सकती है, बिकॉज उनको बनाने वाले सेल्स इटसेल्फ क्या थे? एबनॉर्मल थे। और तीसरी कंडीशन आपके पास हो सकती है हैवी चेन डिजीजेस,
यानी आपके पास लाइट चेन सपोज ठीक बन रही हैं, ठीक है, लेकिन हैवी चेन्स की जो प्रोडक्शन है वो किसी वजह से ठीक नहीं हो रही। सो इस केस में आपकी ये लाइट और हैवी चेन्स आपस में एसोसिएट नहीं हो पाती और ये एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाती हैं। अब जिस टाइप की हैवी चेन एक्यूमुलेट होगी उस प्रोटीन का बैंड भी आपको यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमने एंटीबॉडीज को इन्हीं हैवी चेन्स की बेस पे ही क्लासीफाई किया ना। सो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपके पास जो है वो लाइट चेन और हैवी चेन्स की आपस में एसोसिएशन नहीं होती और ये जो एबनॉर्मल हैवी चेन्स होती हैं ये प्लाज्मा में एक्यूमुलेट होके डिस्क्रीट बैंड शो करती हैं। सो ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिनके रिस्पॉन्स में आप पैरा प्रोटीन को ऑब्जर्व कर सकते हो इन प्लाज्मा सैंपल्स। ओके, माइलोमा के केस में, माइलोमा जैसे मैंने अभी बताया ना कि ये कैंसर है आपके प्लाज्मा सेल्स का। अगर आप ये कंफर्म करना चाह रहे हो कि वाकई ये जो पैरा प्रोटीन का बैंड है ये कैंसर की वजह से है या माइलोमा की वजह से है, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की, लेकिन अभी भी आप श्योर नहीं हो, बिकॉज ये जो पैरा प्रोटीन का बैंड है ये इन 3 सिनेरियोज में एग्जिस्ट कर सकता है आपके सीरम के अंदर। कैंसर हो भी सकता है, दूसरी कंडीशन आपके पास कोई सिंड्रोम भी हो सकता है, और तीसरी कंडीशन हैवी चेन डिजीज भी हो सकती है। सो अगर आप माइलोमा को कंफर्म करना चाह रहे हो कि क्या कैंसरस कंडीशन तो नहीं है, तो उसके लिए आप सम टाइम यूरिन सैंपल की भी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हो। यूरिन सैंपल की इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों की जाती है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो कैंसर सेल्स हैं, आपके जो प्लाज्मा सेल्स हैं, कैंसरस प्लाज्मा सेल्स, इनमें 50% केसेस में ये चीज़ ऑब्जर्व की गई है, यानी 50% आपके पास जो कैंसरस प्लाज्मा सेल्स हैं वो ऐसे सेल्स होते हैं जो कि लाइट चेन्स की प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं हैवी चेन्स से, ठीक है। यानी इन सेल्स में कैंसर हुआ और ये कंप्लीट एंटीबॉडी की प्रोडक्शन की बजाय लाइट चेन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, और आपके पास सपोज हैवी चेन प्रोड्यूस हो रही हैं लेकिन वो उतनी कंसंट्रेशन में नहीं है जितनी कंसंट्रेशन में हैवी चेन्स थी। सो जितनी लाइट और हैवी चेन के दरमियान परसेंटेज इक्वल होगी उतना तो आपके पास इंटैक्ट एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर बन जाएगा इनकी एसोसिएशन के बाद। लेकिन जो एक्स्ट्रा लाइट चेन्स होंगी, ये एक्स्ट्रा लाइट चेन्स बिकॉज स्मॉल होती हैं, ये किडनीज में से पास करके अल्टीमेटली किसका पार्ट बन जाती हैं? यूरिन का। यानी ये आपके जो किडनी के सेल्स हैं उनमें से फिल्टर हो सकती हैं और ये यूरिन में एक्सक्रीट हो सकती हैं। सो अगर कोई माइलोमा कंडीशन है तो उसमें पैरा प्रोटीन के साथ साथ आपको यूरिन के अंदर ये प्रोटीन्स भी मिलेंगी, इनकी लाइट चेन्स भी मिलेंगी, बिकॉज 50% केसेस में लाइट चेन्स की प्रोडक्शन हैवी चेन्स के मुकाबले में ज़्यादा होती है। रिमेनिंग 15% केसेस ऐसे रिपोर्टेड हैं जिसमें बनती ही सिर्फ लाइट चेन्स हैं, इसमें हैवी चेन्स की प्रोडक्शन ही नहीं होती, ठीक है। सो ये जितनी लाइट चेन्स बनेंगी ये कहाँ पे पास हो जाएंगी? अगेन यूरिन सैंपल का पार्ट बन जाएंगी, और यूरिन में जब आप इन प्रोटीन्स को आइडेंटिफाई करते हो तो इन प्रोटीन्स को कहा जाता है बेंस जॉन्स प्रोटीन्स। यानी आप कह सकते हो कि किसी पर्सन के अंदर माइलोमा को आइडेंटिफाई करने के लिए पहला स्टेप आपके पास क्या होता है? उसके सीरम सैंपल की इलेक्ट्रोफोरेसिस, वहां से पैरा प्रोटीन को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद यूरिन सैंपल को एनालाइज करना, और अगर यूरिन सैंपल में आपको लाइट चेन्स यानी ये प्रोटीन्स मिलती हैं तो आप कहोगे कि ये जो बेंस जॉन्स प्रोटीन, ये जो लाइट चेन्स आपके पास यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है, एक्चुअली ये किस वजह से रिलीज हुई है यूरिन में? बिकॉज ऑफ माइलोमा, ठीक है। और इनको आप कैसे देख सकते हो? अगेन इसकी भी इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म कर सकते हो या इम्यूनोकेमिकल मेथड से आप इनकी प्रेजेंस को क्या कर सकते हो? कंफर्म कर सकते हो। सो जो मैंने इनिशियली आप लोगों के सामने 3 ऑप्शंस रखी थी उसमें से 2 ऑप्शंस को हम देख चुके हैं। एक एक्सेसिव प्रोडक्शन, ये किस कंडीशन में होती है और इसको हम कैसे देखते हैं, और दूसरी प्रेजेंस ऑफ पैरा प्रोटीन, ये किस कंडीशन में होगी और इसको हम किस तरह से कंफर्म कर सकते हैं। द थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन इज
ग्रॉस डेफिशिएंसी ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये एक जनरल सा फ्लो चार्ट है जिसमें आप देख सकते हो कि अगर आपके सैंपल के अंदर प्लाज्मा या सीरम सैंपल के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज है, यानी आपने इनिशियली उसका जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो परफॉर्म की और आपको ये पता चला कि उसके अंदर ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन की कंसंट्रेशन हाई है। इसकी फर्दर दो इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। अगर तो कंप्लीट ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन हाई है तो इसका मतलब है आपका रिस्पॉन्स पॉलीक्लोनल है और किसी ऑटो इम्यून डिजीज के रिस्पॉन्स में सारी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन इनहांस हो गई है, ठीक है। और दूसरी ऑप्शन है आपके पास मोनोक्लोनल, जिसमें किसी ट्यूमर, सिंड्रोम या हैवी चेन डिजीज के रिस्पॉन्स में किसी खास किस्म की इम्यूनोग्लोबुलिन की प्रोडक्शन हाई होगी। सो जोन सी स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन हाई हो रही है, लाइक वो इम्यूनोग्लोबुलिन ए है, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, डी, एम एंड ई, इनमें से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस हो रही है, एक्सेसिव उसकी प्रोडक्शन हो रही है, इसको कंफर्म करने के लिए आपके पास फाइनल मेथड कौन सा होगा? इम्यूनोकेमिकल मेथड, जिसमें आप जो है वो उसी तरह से किसी मेम्ब्रेन के ऊपर एक इन इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो सबस्ट्रेट है उसको फिक्स करोगे और फिर आप इस सैंपल को लोड करोगे। लाइक अगर इम्यूनोग्लोबुलिन ए की सबस्ट्रेट ऐड की है और आप इसमें सैंपल ऐड करते हो और किसी किस्म की बाइंडिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि इस सैंपल में इम्यूनोग्लोबुलिन ए नहीं है। देन आपके पास सेकंड स्ट्रिप है जिसमें आपने ई की सबस्ट्रेट ऐड की है, आप सैंपल लोड करते हो, कोई बाइंडिंग नहीं हुई, इसका मतलब है ई भी प्रेजेंट नहीं है। जी की सबस्ट्रेट ऐड करने पे आपने सैंपल लोड किया और यहाँ पे बाइंडिंग हो गई, उस केस में आप डिटेक्ट करोगे कि आपके सैंपल के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन जीज ऐसी एंटीबॉडीज हैं, ऐसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं जो कि मोनोक्लोनल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही हैं। ओके, अब लास्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो ये ऑप्शन है जिसमें आपके पास सीरम सैंपल्स के अंदर आपने इलेक्ट्रोफोरेसिस परफॉर्म की और जो गैमा ग्लोब्यूलिन फ्रैक्शन है उसमें आपको नॉर्मल से भी लाइट बैंड्स मिल रहे हैं, जैसे ये आप लोगों के सामने है एक कंडीशन। दिस इज अ नॉर्मल प्रोफाइल और ये किसी ऐसे पर्सन की प्रोफाइल है जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन कम है और आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑल टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं वो नॉर्मल से कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रही हैं। सो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि किन किन कंडीशंस में या किन किन केसेस में इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन कम होती है। ऑब्वियसली तभी हम ट्रेस करेंगे ना कि ये जो लो प्रोडक्शन है ये किस वजह से है। सो वी हैव मल्टीपल रीजंस जिनकी वजह से आपके पास जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन कम होती है। इनमें जेनेटिक फैक्टर्स भी आ जाते हैं और आपके पास कुछ एक्वायर्ड फैक्टर्स भी आ जाते हैं, लाइक किसी इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में, माल न्यूट्रिशन के रिस्पॉन्स में, या समटाइम्स कोई ड्रग आप यूज़ कर रहे होते हैं और उसकी वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन फॉर द टाइम बीइंग कम हो जाती है, या फिर किसी जेनेटिक फैक्टर की वजह से आपके अंदर जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन ही कम है। जैसे बोन मैरो में कोई प्रॉब्लम है, बोन मैरो प्लाज्मा सेल्स कोई प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जिन्होंने एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। सो आपको एग्जैक्ट उस सिचुएशन को पहले आइडेंटिफाई करना है। यहाँ से आपको सिर्फ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपने कंफर्म करना है कि इसकी रीज़न क्या है, वो आप उस पर्सन की जो बाकी प्रोफाइल है, लाइक उसकी ड्रग हिस्ट्री देखोगे, लाइक अगर वो इस किस्म की कोई ड्रग यूज़ नहीं कर रहा तो एक ऑप्शन एक्सक्लूड हो गई। फर्दर उसके प्लाज्मा सैंपल के अंदर आप इन जो इन्फेक्शंस हैं इनके चांसेस देखोगे कि क्या इस किस्म की कोई एंटीजन प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो यहाँ पे चांसेस रिड्यूस हो गए। यानी एक टेस्ट के रिजल्ट को कंफर्म करने के लिए आपको फर्दर टेस्ट परफॉर्म करने पड़ेंगे। और अगर सपोज किसी भी किस्म की कोई एक्वायर्ड प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि ये सिचुएशन इरिवर्सिबल है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उस पर्सन के अंदर जेनेटिकली एबिलिटी ही नहीं है कि वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को सिंथेसाइज करे। तो इस केस में आपके पास फिर दो ऑप्शन हैं, या तो आप उस पर्सन के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन रिच प्लाज्मा सैंपल को ऐड करो ताकि वो किसी भी किस्म के इन्फेक्शन के साथ जो है वो डील कर सके,
और दूसरी ऑप्शन आपके पास है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के बोन मैरो को ट्रांसप्लांट किया जाए, बिकॉज यही वो सेल्स हैं जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, और अगर जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो ऑब्वियसली इन्हीं सेल्स के अंदर होगी। ठीक है, तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो कि उस केस में है जब आपके पास ये प्रॉब्लम जेनेटिक है। एक्वायर्ड प्रॉब्लम्स को आप जो है वो मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हो।